तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम आ गए फिर आपके साथ दोबारा पार्ट 3। प्रकाश का जो प्रकाश का परिवर्तन था उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखेंगे तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो पार्ट 3 में हम अपवर्तन के बारे में, पार्ट 1 में हमने दर्पण उसके बारे में पढ़ा, उसकी स्थितियों के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। आखिर अपवर्तन है क्या, आखिर ये अपवर्तन नाम की बला है क्या यार, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपवर्तन आखिर है क्या, आइए शुरू करते हैं। तो अपवर्तन है क्या। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, मैं बता रहा हूँ कि कोई प्रकाश जब एक माध्यम से, मान लीजिए विरल और सघन एक माध्यम है। अभी आप विरल सघन जानिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो विरल सघन एक माध्यम है, जैसे एक अलग माध्यम है, एक अलग माध्यम से जब तक प्रकाश जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी। ये कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आप विरल और सघन जानेंगे। क्लास 9th में आपने विरल और सघन के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 9 में विरल और सघन के बारे में। तो एक्चुअली विरल है क्या। विरल जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंचा, गोली का नाम सुना होगा, भोजपुरी लोग हैं हम लोग, तो गोली का नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे मान लीजिए हम 10-15 गोलियां रख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसे गोलियां रख दी और एक साइड और गोली रखी हमने। तो आप स्पेस देखिए कि दो गोलियों के बीच में स्पेस कितना है। जैसे इसके इस गोली और इस गोली के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, लेकिन इसमें 9 के बराबर है। 9 के बराबर की है ही नहीं, समझ लीजिए कि स्पेस नहीं है। तो जिनमें जो वस्तुएं दूर दूर होती हैं उन्हें हम विरल करते हैं, और जो वस्तुएं सब पास पास होती हैं उन्हें हम सघन कहते हैं। ठीक, और मान लीजिए कि आपको कोई मार्केट लेके गया, ठीक, और मार्केट में होती है भीड़। तो आपको कोई कहे कि इस यहाँ से और वहाँ तक जाइए, मतलब कि इस सिरे से उस सिरे तक आपको जाना है दौड़ के, तो आप तेज थोड़ी दौड़ पाएंगे। आप आराम आराम से, मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं तो आप आराम आराम से ही तो जाएंगे। और फिर आगे देखिए आपको, और अभी अब कोई खाली रोड है, आप कोई कहे तो गाड़ी लीजिए, बाइक बाइक तो चलाते ही होंगे, तो बाइक लीजिए और जाइए यहाँ से 5 किलोमीटर, जितना तेज जा सकते हैं। तो गाड़ी एक बार हट देंगे 100 की स्पीड पर, नहीं 100 की स्पीड से नहीं हटता है, एक ही बार मतलब कि ज़्यादा तेज जाएंगे। तो दौड़ने के हिसाब से आप स्पीड जाएंगे ना, तो उसी तरह कोई चीज़ ऐसे दूर दूर है तो यहाँ पर आपको जाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है और यहाँ पर जाने के लिए बहुत कम। तो जिसमें ज़्यादा जगह मिलती है उसे हम विरल, जिसमें कम उसे सघन। तो उसके लिए हमारे ये दो माध्यम है। जैसे मान लीजिए माध्यम का मतलब समझ लीजिए, प्रकाश के लिए दो माध्यम, यार आपका जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तो जल वायु पानी। ठीक है, निर्वात मतलब अवायु हो सकता है। तो ये दो माध्यम है। पहला माध्यम हमारा विरल और दूसरा माध्यम हमारा सघन। विरल माध्यम में आप हम लिख सकते हैं, विरल माध्यम के लिए आप वायु ले सकते हैं, ठीक, और सघन माध्यम के लिए आप जल लिख सकते हैं। वायु की अपेक्षा जल सघन माध्यम है, तो जल ले लीजिए। आपने ठोस और द्रव पढ़ा होगा, क्लास 9th की केमिस्ट्री में आपने ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा होगा। तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो जल होता है उससे थोड़ा हार्ड होता है, ठोस होता है कि नहीं, उसी तरह ही है कि वायु तो निर्वात, इसमें कुछ है ही नहीं, और जल है तो जल के अणु पास पास, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं ना, उसी प्रकार ऐसे ही। तो जो पास पास होगा उस सघन करेंगे, जो दूर दूर होगा उसे विरोध करेंगे। ठीक है, तो इसके दो नियम हैं। उससे पहले कि ये समझिए कि मान लीजिए कोई तल है, एक तल पे आपने यहाँ पर वायु है और नीचे आप गिलास करके पानी रख दिए। तो जब प्रकाश आएगा और टकराएगा ना उससे,
तो वो झुक जाएगा, यानी मतलब अपने आप मार्ग से विचलित हो जाएगा, इतना समझिए। या तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा, या तो अब नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब अपने मार्ग से विचलित होना ही होना है उसको। तो इसके दो नियम हैं, मैं आपको आगे वो बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे पढ़ते हैं। आगे जैसे कि ये दो माध्यम है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये, पॉइंट वन हो गया टू। ठीक, देखिए हमारा ऊपर विरल है और नीचे सघन है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब, ये अभिलंब है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो जब अभिलंब की तरफ, जब वो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। जैसे ये किरण है तो इसे सीधे जानी चाहिए, तो ये सीधे नहीं जाएगी। देखिए मैं इसे डॉटेड बना दे रहा हूँ, इसे जाने चाहिए इसे सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी किधर की तरफ, अभिलंब की तरफ। तो विरल माध्यम से जब कोई वस्तु की प्रकाश की किरणें, वस्तु की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जब सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, न कि उसी दिशा, उसी टाइप सीधे चली जाती हैं। तो अभिलंब की तरफ झुकती है। और जो दूसरा नियम है, तो जो है सघन है, जब सघन से कोई वस्तु नीचे विरल में आएगी, विरल में, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे उसे ये आना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे ना जाकर ऐसे हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेगी वो अभिलंब से। तो जब कोई वस्तु की प्रकाश की किरणें अभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, विरल माध्यम से सघन में आती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। और जब किसी वस्तु की प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। जैसे कि देखिए दूर हट रहा है, क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए कि जो ये कोण होगा वो इससे बड़ा, इस कोण से ये कोण बड़ा होगा और इस कोण से ये कोण छोटा होगा, समझ रहे हैं। तो ये अभिलंब से दूर हट रहा है। तो मैं सघन हमारा क्या हो सकता है, सघन आप शीशा ले सकते हैं, कांच का शीशा। विरल में आपका वायु हो सकता है, सघन में आप फिर शीशा ले लीजिए, इसमें आप वायु ले लीजिए। तो जब आएगा सघन में, विरल से जब सघन में आएगा तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। यही दो नियम है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। इसमें एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि इसके भी नियम होते हैं दो। एक नियम ये होता है, ये जो देखिए आपतित किरण है, और इसको इसको आपतित किरण कहते हैं, और इसको परावर्तित किरण, क्योंकि ये आने वाली है और किसी भी माध्यम में हो गई है तो ये परावर्तित हो गई है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो हो गया ये हमारा अभिलंब है। तो ये जो तीनों है एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल, ये कोई शायद वैज्ञानिक है, आपको स्नेल के बारे में आगे बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे कि आपने तो परावर्तन में पढ़ा होगा, उसी तरह प्रकाश का अपवर्तन में दो नियम होते हैं। जैसे कि दर्पण में परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरह इसी में भी दो नियम है। पहला नियम यह है कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है, और ये जो अभिलंब होता है, मैं आपको बताऊँ अभिलंब है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। ये पहला नियम है। और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या है मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप उससे पहले दो हेडिंग देख लीजिए। दो हेडिंग ये है कि ये एक अभिसारी होगा और एक अपसारी। अभिसारी लेंस है, लेंस के कुछ गुण है, जैसे कि वह लेंस
जो आने वाली मुख्य के समांतर आने वाली किरणों को एक जगह एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस, जैसे कि ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस, तो ये उत्तल लेंस का कैसा लेंस है, अभिसारी है। अभिसारी का मतलब कि जो किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, तो ये अभिसारी है। ठीक। और ये जो अवतल लेंस है, ये अवतल कहते हैं इसको, क्योंकि धसा हुआ भाग है ना, तो अवतल, आयोग्राह भाग है तो उत्तल, तो ये धसे हुआ भाग है तो इसीलिए अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है ये। ठीक। और अवतल लेंस में कैसा अपसारी, अपसारी, अपसारी का मतलब जो किरणों को फैला दे, जैसे मुख्य के समांतर किरणें आएंगी तो जब लेंस से परावर्तित होगी ना, परावर्तित, तो वो फैल जाएंगी, तो ये उत्तल लेंस अभिसारी होता है और ये एकत्रित करता है प्रकाश की किरणों को, और ये अवतल लेंस में अभिसारी होता है तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। आगे मैं आपको स्नेल का नियम बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप इसको नोट करेंगे तो आपका रिवीजन बना रहेगा, बाद में बोर्ड के लिए आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम वह नियम है, जैसे कि मान लीजिए कोई किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई दो माध्यम है, जैसे कि ये एक माध्यम है, मान लीजिए विरल है और ये साधन है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। जैसे देखिए आपतन कोण ये हो गया, ठीक है, अपवर्तन कोण ये हो गया। ठीक है, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक है, वैसे मैं कुछ नोट इम्पोर्टेंट आपको 3 हेडिंग करा रहा हूँ, आप इसको याद रखिए, मैथ फिजिक्स में आपको काम करेगा। जैसे कि देखिए ये होता है साइन, कोस, टेन, थीटा, थीटा, थीटा। इसको हिंदी में कहते हैं, कोई कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि साइन को हिंदी में कहते क्या है। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, कोस को कहते हैं कोज्या, और इसको कहते हैं स्पर्श ज्या। ठीक है, तो साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कोस को हिंदी में कोज्या कहते हैं, और टेन को स्पर्श ज्या कहते हैं, और इसका कुछ नाम भी होता है, फुल नेम। तो आपको मैं आगे जब मैथ का पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा, मतलब आप इतना याद रखिए क्योंकि फिजिक्स में भी काम करेगा आपको। ठीक है, तो अभी एक बार आया ना कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, तो ये इसको साइन से डिनोट करते हैं। साइन हो गया, तो ये हो गया साइन, इसको आई इंसिडेंस और ये रिलेटिव, तो आई अपॉन में साइन आर। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये अनुपात हो गया, सदैव नियत होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार और, इन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र का प्रयोग होता है, जैसे कि दर्पण में आपने ध्रुव को पढ़ा है, वैसे प्रकाशिक केंद्र है, ये लेंस का मध्य बिंदु होता है। कोई भी लेंस मान लीजिए उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक, तो इसी जो मध्य बिंदु होगा ना उसे इस प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, सिंपल भाषा। लेंस के उत्तल अवतल दोनों के लिए लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस, ये बहुत महा इम्पोर्टेंट है, महा इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आएगा जरूर। इस पेपर में आएगा मतलब कि इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और मैं आपको पहले पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए इसमें पढ़ना होगा। और देखिए केवल 10 यूपी बोर्ड के लिए मत पढ़िए,
आपको आगे आगे 11th 12th को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ 12th 10th के यूपी बोर्ड के लिए पढ़िए मत, बाकी 11th 12th को भी तो देखिए कि आपको उसे ही पढ़ना है, तो अच्छे से इसको भी पढ़िए कि आपको 11th 12th भी पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकाशित केंद्र पढ़ लिया हमने। प्राथमिक फोकस, मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसे प्राथमिक फोकस कहते हैं, ठीक। ये F1, इसे F1 फोकस में मैं आपको बताऊँ, फोकस को F से कर लिखते हैं, तो इसे F1, इसमें दो होगा क्योंकि इसमें दो लेंस है ना, दो दर्पण है, तो उससे एक लेंस बना मिलकर, इसलिए इसमें दो फोकस होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के, आप नोट भी करते रहिए, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये परिभाषा है, ठीक। और अब जो द्वितीय फोकस है F2 बनता कैसे है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं उन्हें उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, या F2। इसे F1 इसे F2 कहते हैं। तो ये प्राथमिक फोकस और ये द्वितीय फोकस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिए। डायग्राम आप लोग जितना बेहतर बनाएं, मैं ऐसे बनाया हूँ तो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, आप लोग स्केल देकर, और मैं जहाँ तक चाहूँगा कि आप लोग लंगड़ा पड़ता होता है ऐसे करके चाप मारने वाला, उसका प्रयोग करके ही इसे बनाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइए, नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको बोर्ड के लिए लर्न करने और रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे पढ़ते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीन नियम है। जैसे उसमें तीन नियम थे दर्पण में, उसे इसमें भी तीन नियम है। तीन नियम है, दो बार बनाया हूँ, एक और आगे बताता हूँ, ठीक है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के F1 माने प्राथमिक फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी या इसमें जाती हुई प्रतीत होंगी। एक सबसे बड़ा डाउट होता है, अधिकतर बच्चों मैंने देखा है और मैं खुद भी उसको झेला हूँ, तो मेरे को पता है। अधिक लोग कहते हैं यहाँ पर पहले F1 F2 क्यों है, यहाँ पर पहले F1 क्यों है, यहाँ भी F1 कीजिए। देखिए इसमें जो किरणें आती हैं ना, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये बात याद रखिए। तो अवतल में जब भी बनेगा तो हमेशा F2 इधर बाएं साइड इधर बनाएंगे। एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसमें F1 इधर दे दिया है और इधर F2 दे दिया है, तो अवतल में, जबकि ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको इधर F2 लिखना है और इधर F1। इसका कारण है क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इतना समझ लीजिए बस। आभासी अपवर्तन करने के लिए यह इसका F2 इधर होना चाहिए, तो इसका आप सदैव जब भी लिखेंगे F2 इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे जाने मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे उसे प्रथम नियम कहते हैं, या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे F2 कहते हैं, और यह दूसरा नियम है, और इसमें काटती हुई प्रतीत होती हैं, यह भी दूसरा नियम है अवतल के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं, ठीक है। तो आपने कर लिया। तीसरा नियम है कि ये जो दर्पण लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, इससे जब किरणें जब इससे जाती हैं अपवर्तित होती हैं, तो जिस माध्यम में जाएंगी उसी माध्यम में वापस आ जाएंगी। आप दर्पण में याद कीजिए, दर्पण में हमने आपको बताया था कि उसमें भी जो तीसरा नियम था ना, तो जब दर्पण के ध्रुव से जाता था तो उसी रास्ते वापस आ जाता था जिस रास्ते जाता था। इसमें भी वही है, जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो प्रकाशिक केंद्र से वापस आ जाएगा, मतलब कि
लेंस के प्रकाश विकिरण से जाएगा और प्रकाश विकिरण से उस जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में चलाएगा। यह तीसरा नियम है। अब जैसे उसमें था कि किन्हीं दो नियमों का प्रयोग करके स्थिति बताया जाता है, उसमें इसमें भी वही है, सेम है। इसमें से किन्हीं दो नियमों का प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय प्रथम, मैंने इनमें से प्रयोग करके आपको इसकी 6 स्थितियाँ होती हैं उसको बताना है कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, जैसे कि आपने अवतल दर्पण में अवतल जो था, अवतल दर्पण में 6 और उत्तल दर्पण में 2 पड़ा। लेकिन इसमें जो अवतल होता है, सॉरी अवतल, इसमें 1 और उत्तल में 6, इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें उत्तर में 2 पढ़े, इसमें उत्तर में 6 पढ़े हैं पड़ेगा आपको। और अवतल में आपने 6 पढ़ा, इसमें अवतल में आपको सिर्फ 1 पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत इजी है। तो मैं आपको आगे प्रतिबिंब रखने की स्थिति, वस्तु रखने की स्थिति बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम वस्तु की स्थिति पढ़ते हैं। पहला नियम ये है और दूसरा नियम ये है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मैं आपको पहले बताया हूँ कि जब आप दर्पण पढ़े हैं तो दर्पण में आपने 6 नियम पढ़े, उसमें जैसे उसका उत्तल का उत्तल का आपने कितना पढ़ा था, उत्तल दर्पण का आपने 2 पढ़ा और अवतल दर्पण का आपने 6 पढ़ा। तो अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में कैसे प्रतिबिंब आभासी नहीं, कैसे बना, एक कंडीशन में आभासी बना और 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बना। इसमें 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु आकार, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर जहाँ कटेगा वहीं तो बनेगा, तो कितना छोटा है तो बिंदु आकार को बनता है। और बनता कहाँ पर है, ये स्थिति है, उसका स्थिति है, फिर बन कहाँ रहा है, तो बनता है F2 पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये F2 और 2F1 क्या है, तो आप वैसे उसमें अपना दर्पण में पढ़ा था कि ये इसका फोकस हो गया और इसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया, तो सी से, तो यहाँ पर सी न लिखकर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर F2, द्वितीय फोकस का दूसरा, और इसमें द्वितीय फोकस का पहला, और इसमें प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, ठीक है, सेम है। और उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, हाँ वास्तविक उल्टा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, बनेगा कहाँ पर, F2 पर बनेगा, ये प्राथमिक। दूसरा हमारा जब वस्तु अनंत और F2 के बीच स्थित होगी, जब वस्तु अनंत और F2 के बीच तो कहीं रख सकते हैं, तो F2 हमारा ये है, इसके बीच हमने पहला दिया है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा, और बनेगा कहाँ पर, तो 2F2 और 2F1 के बीच, ये 2F2 है और ये 2F1 है, इन दोनों के बीच में यहीं पर काटा है तो यहीं पर बनेगा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ कि वास्तविक और उल्टा इनमें भी 5 केस में बनेगा, ठीक है। छठा केस में आभासी और सीधा बनेगा। तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। जब अनंत से आएगी तो फोकस पे काटेंगे तो वास्तविक उल्टा बिंदु आकार का और F2 पर बनता है। यह वस्तु अनंत और F1 के बीच, 2F1 के बीच स्थित होगी, बीच में कहीं हो सकता है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और 2F2 और 2F, जैसे कि आप इसे बोल सकते हैं, पहले इसे बोलिए फिर इसे बोलिए, या इसे बोलिए फिर इसे बोलिए, तो 2F2 और F2 के बीच में स्थित होगा, ठीक है। आगे और तीसरा चौथा पांचवा पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आगे हमारा ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। जब वस्तु F2 2F1 पर स्थित होगी, जब वस्तु 2F1 पर स्थित होगी तो 2F1 पर जैसे बनेगी, जैसे कि उसमें हमने दर्पण में पढ़ा कि वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, उसी तरह 2F1 पर होगी तो 2F2 पर बनेगी, ठीक है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उसमें भी हमने वस्तु के बराबर ही पढ़ा था, तो वस्तु के बराबर बनेगा, कहाँ बनेगा, 2F2 पर, ठीक है। और जब वस्तु टू एफ वन और F1 के बीच स्थित हो, जैसे कि 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, कहीं पर बीच में कहाँ हो सकता है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, और वस्तु कहाँ बनेगी, कहाँ पर,
2f2 और अनंत, यहाँ पर इधर जाएंगे तो अब अनंत है, तो 2f2 और अनंत के बीच कहीं पर बन सकता है। ठीक है, आगे पांचवा और छठवां बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो पांचवा पढ़ता है, पांचवा, वस्तु जब F1 पर स्थित हो। जब वस्तु F1 पर स्थित होगी तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनता है। देखिए F1 पर स्थित है, समांतर गई, फोकस F2 से चली गई और प्रकाशित केंद्र से चली गई और प्रकाशित केंद्र वापस चली गई, तो ये जो बीच की दूरी है समांतर, ये पैरेलल सदैव समांतर होता जाएगा। तो आप मैथ में पढ़ेंगे, दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, तो ये कहीं नहीं काटेंगे तो ये अनंत पर जाएंगे, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत हो बनता है। देखिए वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और बनता कहाँ पर है, अनंत पर बनता है। ठीक है, और लास्ट और छठा नंबर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसमें जैसे कि दर्पण में छठा नंबर थोड़ा आभासी था, उसमें भी इसमें भी ये भी छठा नंबर आभासी है। वास्तविक F2 और F1 पर जब प्रकाशिक केंद्र पर स्थित के बीच स्थित होती है, जैसे कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर स्थित हो, तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा यानी बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु से बहुत बड़ा और बनता कहाँ है, तो वस्तु की ही तरफ। ठीक है, जैसे इधर डॉटेड लाइन से बना है तो वस्तु की साइड ही बनता है, तो ये आभासी समझ लीजिए। मैं आपको पहले बताऊँ कि आभासी का पहचान क्या है, डॉटेड लाइन, डॉट वाली लाइन होती है, तो ये वस्तु की तरफ बन रहा है, तो कहाँ पर, वस्तु की साइड हो। ठीक है, तो ये छठा नियम। आगे इसमें अवतल का एक नियम है, जिसमें अवतल का एक ही नियम हो जिसमें सभी जगह होता है, तो इसको कीजिए, मैं आपको अवतल के नियम बताता हूँ। ठीक है, तो अवतल लेंस में, जो अवतल का लेंस होता है उसमें सिर्फ एक ही स्थिति होती है। स्थिति का मतलब कि वस्तु आप कहीं पर रख लें, अनंत पर या F1 पर, F2 पर, 2F2 सॉरी 2F2F पर, या F2 पर या F2 के बीच, या 2F2 या F2 के बीच कहीं पर रख लेंगे, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो सदैव F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनेगा। देखिए ये हमने कहीं पर रखा है, तो मान लीजिए ऐसे आएगा और जाती हुई प्रतीत होगी, तो ठीक F2 से, और ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो ये काट कहाँ पर है, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो एक प्रतिबिंब इसका कहीं बनेगा तो प्रकाशिक केंद्र के ही, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच ही बनेगा। तो इसका ये नियम है कि आभासी बनता है, इससे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि डॉटेड लाइन है, सीधा से बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और बनता कहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र की ओर। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, फोकस प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनता है। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश लेंसों द्वारा चिन्ह परिपाटी के नियम। जैसे कि आपने दर्पण में चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़े, उसमें सेम टू सेम लेंस में चिन्ह परिपाटी के नियम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको चिन्ह परिपाटी के नियम बताते हैं। लेंस द्वारा चिन्ह परिपाटी के नियम। ठीक, तो समस्त दूरियां कहाँ से, उसमें दर्पण में समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जा रही थी, इसके लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। तो सेम टू सेम है, प्रकाशिक केंद्र से दाएं ओर की दूरी धनात्मक, बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की साइड की दूरी धनात्मक और नीचे की साइड की दूरी ऋणात्मक मापी जाती है। तो समस्त दूरियां कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से दाएं साइड की धनात्मक, बाएं साइड की ऋणात्मक, ऊपर की धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक दूरियां होती हैं। और इसमें भी इसका फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। आपने दर्पण में यहाँ पर प्लस पाया होगा और यहाँ पर लेंस में यहाँ पर माइनस होता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसमें फोकस दूरी, ये वस्तु 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 के प्रतिबिंब और ये वस्तु। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप चिन्ह परिपाटी समझ गए। और आप एक होता है डायोप्टर, आप क्षमता चश्मे की, जो अधिकतर चश्मे का प्रयोग किया जाता है, लेंस का अधिकतर चश्मे में ही प्रयोग किया जाता है, तो चश्मे में डायोप्टर डायोप्टर मात्रक है कि कितना लेंस की क्षमता है,
तो लेंस की क्षमता को इसमें नापते हैं डायोप्टर में। तो खैर वो सब बातें ख़त्म करते हैं। आप जी नेपर पार्टी के नियम समझिए। हमारा ये पार्ट 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 भागों में इसे बाँट कर पढ़ाया है। तो आपने अगर इस वीडियो को देखा है, तो अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आप पीछे जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2 को देखिए। और हाँ, अगर कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें एक बार और कहेंगे, तो हम एक और पार्ट बनाकर उसमें आपके बेसिक, आपके लिए जो बोर्ड की यूपी बोर्ड के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसको हम बना देंगे, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया चिन्ह परिपाटी। आगे जब हम आपको अगले चैप्टर के जो मानव नेत्र, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, फिजिक्स में एक चैप्टर है मानव नेत्र की रंग बिरंगा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो उसके भी 2 से 3 पार्ट हम बनाएंगे। तो अगले वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें दोष भी हैं और आपको किस दोष में कौन सा लेंस लगना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये सब की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सब इसे अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए और कोई त्रुटि हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है? धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।